पहला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि दिखाता था, यानी वो जो तोरांग की स्थापना की गई थी ये क्या दिखाता था। पहला ऑप्शन कह रहा है जमीन और जीविका की समस्याएं, दूसरा कह रहा है भूखों की समस्याएं, तीसरा वनों की समस्याएं और चौथा कह रहा है कुक्कुट संस्कृति की समस्याएं। तो क्या क्या दिखाता था ये? तो दिखा जमीन और जीविका की समस्याएं और कुक्कुट संस्कृति की समस्याएं, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, ए और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी निम्नलिखित में से किससे सहयोग की भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? तो परिवार, खेल और परिवार, परिवार समाज और खेल, प्रतियोगिताएं आयोजित करना। इसमें क्या ही सीखेगा? प्रतियोगिता में तो ऐसे कहता है भगवान करे उसका पैर टूट जाए, क्लास में आया हम ही फर्स्ट हो जाए, ऐसा होता है। यहाँ सहयोग की भावना तो कहीं होगा नहीं। तो सहयोग का भावना परिवार में भी होता है, खेल में भी होता है, समाज में भी होता है। सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक कीट नहीं है? तो कौन सी सामाजिक कीट नहीं है? भृंग। भृंग क्या है? सामाजिक कीट नहीं है। और दूसरा इसमें याद रखना मकड़ी, क्या चीज? मकड़ी। मकड़ी भी सामाजिक कीट नहीं होता है। भृंग और मकड़ी क्या है? सामाजिक कीट नहीं है। बाकी चींटियां, दीमक, मधुमक्खी क्या होती है? सामाजिक कीट होती है। क्यों? मकड़ी को ग्रुप में रहते हुए देखे क्या? अकेले बेचारा रहता है। नेक्स्ट देखिए, इसको बनाइए। वलसाड शहर हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? वलसाड कहाँ है? गुजरात में। वलसाड कहाँ है? गुजरात में। मैप थोड़ा सा कॉपी में नहीं बनाइएगा तब तक नहीं होगा, बनाइए। कहाँ है? हैदराबाद यहाँ है, गुजरात यहाँ है। किसके सापेक्ष पूछ रहा था? हैदराबाद के सापेक्ष। हैदराबाद के सापेक्ष, हैदराबाद के सापेक्ष बना लीजिए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अब आंसर देखते हैं। तेलंगाना, यानी हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष। तो क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा आंसर इसका? उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये वाला? वलसाड कहाँ है? वलसाड कहाँ है? देखिए, कुछ कुछ का जो चर्चा किया गया एनसीईआरटी में उसको जरूर याद रखिए। जैसे वलसाड शहर चर्चा है तो याद रखना है कहाँ का है? गुजरात में। अब यहीं पे अब जो आदमी नहीं याद रखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, उसको तो यही सोचने लग जाएगा कि वलसाड शहर है कहाँ, यही कंफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिए, बोलते चलिएगा। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड से यूपी से ही अलग हुआ था उत्तराखंड, तो उसके बगल में क्या हो जाएगा? यूपी। यूपी के बगल में बिहार, के नीचे झारखंड के बगल में। अच्छा, वेस्ट बंगाल की सीमा देखिए यहाँ तक है। कहाँ तक है? यहाँ तक है ना। वेस्ट बंगाल के नीचे ओडिशा, ओडिशा के नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे अब बीच बच गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बोलिए मध्य प्रदेश। एकदम मध्य में क्या हो गया? मध्य प्रदेश। और यहाँ पे हैदराबाद और यहाँ छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिरहम। दिरहम हो जाएगा। कह रहा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? कहा क्या हो जाएगा? रेतों का टीला कहाँ पाया जाता है? और अफगानिस्तान में। कहा? या किस चीज का पेड़ ज्यादा होता है? खजूर का। किस चीज का पेड़ ज्यादा होता है? अब ये फूट में दिया रहेगा, ठीक है, कि वो कौन सा जगह आप चुनिए कि यहाँ खजूर के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। रेतों का टीला भी कहा जाता है, तो क्या हो जाता है? और जहाँ की क्या कहते हैं मुद्रा क्या है? दिरहम है। ये कौन सा जगह है? तो कौन सा जगह हो जाएगा? अबू, देखिए यही है दिरहम। यही है क्या? वो वहां के महात्मा गांधी है, छोड़िए ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चिराओ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर
बैठते हैं, यानी दो आदमी उधर रहता है, दो आदमी इधर रहता है और बांस को पकड़ के बैठता है। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में कहां पर चिराओ नृत्य किया जाता है? कहां किया जाता है? मिजोरम में। कहां किया जाता है? मिजोरम में। ठीक है, देखिए कैसे नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है। देखिए यही दोनों साइड युग में बैठा हुआ है, दो दो पेयर में, है ना। अब भी क्या होगा, ये लड़की लोग क्या करेगी, जैसे ही ढोल बजना स्टार्ट होगा डंडा को पीटा जाएगा और ये क्या करेगी, डंडे के बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। अब बस वही ताल पर इधर उधर करती है, यही क्या है, चिराओ नृत्य है। ठीक है, अब हम लोग भी कर लेंगे, क्या लग रहा है ऐसा? नेक्स्ट देखते हैं। क्या हो जाएगा? कह रहा है छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? कहाँ किया गया था? राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश और असम। कहाँ से गुजरती है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश और असम से। ओके, अच्छा, सबसे लंबी नदी गंगा और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, मैप कहाँ चला गया ऊपर? देखिए ये यहाँ से गुजरती है, ठीक है, इधर से आते हुए यहाँ से गुजरती है, ठीक है, और आके बंगाल की खाड़ी में मिलती है अरुणाचल प्रदेश और असम को होते हुए। ब्रह्मपुत्र नदी किधर से आती है? अरुणाचल प्रदेश और असम। बोलिए, अरुणाचल प्रदेश और असम। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। परिवार आ गया, कैसा समाजीकरण चाहिए? फिर से देखते हैं क्वेश्चन। भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है किस चीज का? प्राथमिक समाजीकरण का, प्राइमरी सोशलाइजेशन का। ऐसा जगह जहां औपचारिक तरीका अपनाया जा रहा हो, जहां थोड़ा बहुत भी नियम हो, वो कौन सा हो जाएगा? द्वितीय समाजीकरण का संस्थान हो जाएगा। ठीक है, कौन क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई आंदोलन को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 में चिपको आंदोलन का निर्णायक भूमिका निभाई? कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विस्थापन। क्या कहलाती है? विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश या कहीं डायरेक्ट लिख देता है कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे क्या हुआ, बाढ़ आ गया या बांध बनने वाला है। बाढ़ आया तो कहीं ना कहीं वो टेम्पररी रूप से हटेगा, फिर वहां चले जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बांध बन जाएगा वहां, तो वो एरिया क्या करवा दिया जाएगा? पूरा खाली करवा दिया जाएगा, यानी उसको वहां से हटके कहीं और जाना पड़ेगा। तो उसको क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, अंदर आना बाहर जाना वाला तो बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता कि कोई अन्य राज्य में बांध बनने की वजह से या बाढ़ आने की वजह से लोगों को वहां से हमारे राज्य में आना पड़ रहा है, तो उसको कहेंगे क्या हो रहा है भाई? अंदर आ रहा है। और अपने राज्य से कोई बाहर जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बाहर जा रहा है। ठीक है, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हो जाएगा? जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रत्येक भोजन पदार्थ में पैकेट पर उसे पैक करने की तिथि दी जाती है।
दिया जाता है भाई, मैग्नीफाइंग डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है, तो क्या हुआ उसमें तिथि दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक भोजन पदार्थ की अपनी आयु होती है, निधानी आयु होती है। मतलब दूसरा, भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कोई, देखिए देखिए कोई भी चीज बिस्किट खरीदिए या कुछ भी खरीदिए, उसमें एक लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब बना, और एक्सपायरी डेट, कब तक चलेगा। क्यों भाई ऐसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि पता है कि वो जो मेरा भोजन है उतना ही दिन तक सही से रहेगा, उससे ज्यादा दिन हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें जीवाणु लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो उसको खराब कर देंगे, ये भी सही है। डी, हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हो समय समाप्त हो चुका है, ये भी सही है। यानी जिस पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ खत्म हो गया उसके बाद तो भोजन नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ये जब खाए, ये ना सबसे ज्यादा देखा कीजिए ब्रेड में, वो जो ब्रेड स्लाइस वाला मिलता है, इतना मुश्किल से 3 या 4 दिन का रहता है और दुकानदार उसको कितना दिन तक चला देता है फ्रिज में रख के, तो एटलीस्ट उसमें देखने वक्त एक बार देखा कीजिए कि एक्सपायरी डेट कब तक का है, ठीक है, एकदम नहीं लिया कीजिए। क्या होगा, ए बी सी डी। चलिए देखिए इसको, मन में पढ़िए ना, जोर से कहे पढ़े। कौन मच्छर के प्रजनन को नहीं रोकेगा? क्वेश्चन यही कह रहा है, आंसर दे। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम बार बदले, ये तो प्रजनन को रोक देगा। ये तो पूछ क्या रहा है, निगेटिव, क्या पूछ रहा है, निगेटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर आप कूलर का पानी, किसका, कूलर का पानी चेंज कर दीजिए तो मच्छर जो अंडा दिया था वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, तो प्रजनन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा, तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों पर मछली डाले जो कि मच्छरों को के लार्वा को खा जाती है। क्या होता है, मछली जो है मच्छरों की लार्वा को खा जाती है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो गया। सी कह रहा मच्छरदानी का प्रयोग करें। आप मच्छरदानी लगा दिए तो क्या मच्छर का प्रजनन को रोक लीजिएगा? नहीं, गलती से अगर मच्छर सारा मच्छरदानी के अंदर घुस गया तब तो सोच लीजिए क्या हाल होना। तो ये क्या है, इससे आप मच्छर के प्रजनन को नहीं रोक सकते। और क्वेश्चन भी यही पूछा था, किन विधि से आप मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। डी कह रहा था, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो उस पे तेल छिड़क देना चाहिए। क्या करना चाहिए, तेल छिड़क देना चाहिए। जैसे आप तेल छिड़किएगा, पानी के ऊपर एक सतह, एक लेयर बन जाता है ऑयल का, और वो ऑक्सीजन को पानी के अंदर नहीं जाने देता। ऑक्सीजन का जैसे ही कट होगा क्या होगा, मच्छर धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दस्त मतलब डायरिया। चलिए पढ़ते हैं। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आप नहीं सोख सकती। एकदम सही, केवल चीनी वाला पानी इंटेस्टाइन उसको आराम से एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए चीनी के साथ क्या थोड़ा डाल देना चाहिए, नमक भी डाल देना चाहिए, ठीक है, आसानी से, ताकि पेट सोख सके। क्योंकि उस समय क्या होता है, डायरिया में हमारा शरीर क्या होता है, डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, पानी की कमी होने लगती है शरीर में, तो जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब करे, इसलिए क्या किया जाता है, चीनी के साथ साथ थोड़ा नमक भी डाल देना चाहिए। दूसरा, चीनी और पानी वाला मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, ये भी सही है, ठीक है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, यानी जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो क्या होगा, मर जाएगा। अब तो कैंट वगैरह आ गया, वरना सबको पहले डॉक्टर क्या एडवाइस देता था, आप पानी उबाल लीजिए उसके बाद ठंडा करके पीजिए, यानी ए बी सी इसका तीनों क्या है, सही है। चलिए इसको देखिए 16 नंबर। क्या आना चाहिए आंसर, डी नंबर, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थी में आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य होगा? यानी टीचर जाता है और बोलता है तुम लोग चर्चा करो आपस में कि तुमने कल क्या खाया था। अब राम बताएगा, उसको पता है कल मेरे यहाँ पापड़ चावल दाल बना था, वो बताएगा अच्छा तुम्हारे यहाँ पापड़ बना था, मेरे यहाँ तो खीर पूरी बना था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? पहला, अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। दूसरा, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। सबसे अच्छा क्या है, विविधता को साझा करना, यानी बच्चे को पता चलेगा कि अच्छा
मेरा भोजन और उसके भोजन में क्या है, विविधता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। चलिए देखिए इसका क्या होना चाहिए, नहीं पता चल रहा है। चलिए देखते हैं, कक्षा 4 5वां अध्याय कौन सा था, अनीता एवं मधुमक्खियां। इसी में ना दिया होता है कि बिहार में मधुमक्खी पालन का समय क्या से क्या होता है, अक्टूबर से। अनीता ने खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। पहला, दर्शाना की लड़कियां कैसे खुश होती है एवं उनको प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक बल देना। कैसे खुश होती है थोड़ी होगा, बताएं कि वो कैसे कर रही है। ठीक है, ये नंबर तो अभी तक तो ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा, यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। सी नंबर भी देख लेते हैं, दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती है एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एक तो बच्चा इतना अच्छा काम कर रही है, उसको बताएं कि नहीं लड़कियां रास्ता भटक जाती है, उसको कोई मार्गदर्शन देने वाला चाहिए। डी कह रहा है, दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती है। सबसे अच्छा क्या होगा, बी नंबर। क्या दर्शा रहा है ये कहानी कि किस प्रकार नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील होती है, कैसे आगे बढ़कर काम करना चाह रही है और क्या कर रही है, समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित कर रही है। समानता मतलब प्रदर्शित कर रही है कि हाँ हम भी सबके बराबर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अच्छा, ये चैप्टर क्या है, एक तरह का जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है। क्या कर रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है। यानी जो काम था कि लड़कियां केवल घर का ही काम करेगी, नहीं, ये चैप्टर बताता है कि नहीं, लड़कियां केवल घर का नहीं, लड़कियों को वाजिबी दिमाग होता है, केवल लोग मानते नहीं, ये बात अलग है, क्योंकि डर रहता है कहीं दिक्कत ना हो जाए। हनुमान जी पता ना शक्ति भूल गए थे, उसको याद दिलाया गया खाली एक बार, कैसे फिर उसका रूप। उसी तरह हम लोग के साथ होता है, अगर स्टार्टिंग से हम लोग को बताया जाए कि आप भी ये कर सकते तो शायद हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से ये बताया जाए कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप घर में रहो। ठीक है, हालांकि छोड़िए सब बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी ने अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने से मना करती है। इस कहानी में बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का क्या हो जाएगा, जाति भेदभाव में क्या बता, देखिए अनिल की दादी जो है उसको कह तुम उसके घर में खाना पीना मत खाना, क्यों नहीं खाना, तो हो सकता है भेदभाव दिखा रही है, क्या करिए भेदभाव, तो क्या हो जाएगा जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, की अभी भी क्या है भेदभाव कर रही है उसकी दादी कि हाँ वो घर दूसरा जाति का है, एक काम करो तुम उसके घर में जाके खाना नहीं खाना, अपने ही घर में खाना खाओ, अपना जाति का नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए देखिए वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान वर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित है। बी कह रहा है यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित है। सी कह रहा है विद्यार्थी पर केंद्रित है जब वह दूसरे विद्यार्थी का आकलन जोड़ों में या समूह में करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, सहपाठी आकलन कहा जाता है। चलिए 20 नंबर देखिए, क्या होगा 20 का, सी नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, समाज कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए देखिए इसको, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों को समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन
इसके उपयोग की सबसे अच्छी, इस उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। पहला, शिक्षक छात्राओं को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। कितना गंदा बात बोल दिया, ऐसा तो कभी बच्चे को कराना नहीं है, ठीक है। दूसरा, शिक्षक छात्राओं से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। सी कह रहा है, शिक्षक अपने छात्राओं से उनके दादा दादी नाना नानी क्या करें, आप अपने दादा दादी या नाना नानी से क्या कीजिए, अनुभव लीजिए कि कैसे स्वतंत्रता मिली थी, कैसे लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते थे। लेकिन अब तो वैसा नहीं होता है, लेकिन आप लोग अपने दादा दादी से पूछे ना तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चलता है। हमको भी पता चलता है थोड़ा बहुत, मेरे दादा आर्मी है तो कभी कभी बताएंगे ऐसे युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध वाले में दादा थे मेरे, आर्मी थे, तो वो अभी भी बैठा के बताते कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो दादा दादी और नाना नानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ अनुभव ले सकते हैं कि हाँ उस समय क्या सा हुआ था। और सबसे अच्छा क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर। देखिए इसका 22 नंबर का आंसर देखिए। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव ये मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है, जमीन से देख रहा है नहीं, ऊपर से देख रहा है, वो सोच के ना बनाइए, ये क्या हो गया, गलत हो गया। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, दीवार के लिए अलग, जैसे गाछ है तो ऐसा करते हैं, रेलवे ट्रैक है तो ऐसा का चिन्ह देते हैं, मंदिर है तो डायरेक्ट हम ऐसे देते हैं ना। हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को नहीं क्या करते हैं। देखिए ईवीएस में क्या आता है, मैप में 10 सेंटीमीटर बराबर जमीन का 1 किलोमीटर होता है ना, ऐसा मान के बनाते हैं। डी कह रहा, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हिस्से पर होती है, यानी सबसे ऊपर क्या होती है, उत्तर होती है, यानी ए सही, बी सही और डी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए 23 नंबर देखिए। इंसाइक्लोपीडिया, वही गूगल वाला बात हो गया। विश्वकोश, कौन बोल रहे हैं विश्वकोश? निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव और इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव पर चर्चा सर्वोत्तम माध्यम है? पाठ्य पुस्तक किताब क्या बताएगा? सर्वश्रेष्ठ साधन यानी रेडियो वगैरह को सुन के। विश्लेषण, विश्वकोश यानी गूगल पे सर्च कीजिए, इंसाइक्लोपीडिया पे चौथा कला समाचार पत्र की रिपोर्ट। अभी देखते हैं जैसे ही सुखाड़ पड़ेगा समाचार पत्र में आना स्टार्ट हो जाता है कि लोग 2 किलोमीटर दूर तक बाल्टी लेके लाइन लगा के खड़े होकर पानी ले रहे हैं। सबसे अच्छा कौन बताएगा? डी नंबर, समाचार पत्र। 24 नंबर देखिए। विद्यार्थी के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है। बच्चा क्या रिक्त पात्र? वो बच्चा अपनी बहुत सारे अनुभवों के साथ आता है। ए नंबर क्या हो गया? सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं? सभी विद्यार्थी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। सी, विद्यार्थी रेखीय रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारियों से ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है, रेखीय ज्ञान से नहीं। बच्चा का जो विकास का बच्चा जो सीखता है वो कैसा होता है? क्या स्पाइरल होता है, कैसा वृत्ताकार होता है, ठीक है। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। डी नंबर, विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और परिस्थितियों से सीखने व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। सबसे अच्छा आंसर क्या है? डी नंबर है। देखिए स्पाइरल वे से कैसे सीखता है वो? स्पाइरल वे से सीखता है। कभी भी लीनियर वे में बच्चा नहीं सीखता है। कैसे सीखता है? स्पाइरल वे में सीखता है। चलिए 25 नंबर देखिए। क्वेश्चन कर रहा है, विद्यार्थी के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता
पहला करें, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इनका आधार पढ़ने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन नहीं, सारा चीज आता है, गलत हो गया। इनमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी के दिन प्रतिदिन का जितना भी कार्य होता है सबका क्या होता है, वहां पे आंकड़ा होता है। सी नंबर, व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान, केवल विशिष्ट पहलू नहीं, ये भी कर। एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन, इससे अच्छा क्या आएगा, पोर्टफोलियो आया और क्या लेना, दिन प्रतिदिन के कार्यों या विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को चुना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। जहां पोर्टफोलियो आया खोजिए कहां दिन प्रतिदिन लिखा हुआ, ठीक है। 26 नंबर, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा आरंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। पहला, यानी क्या हो रहा है, कक्षा में कोई सांस्कृतिक धार्मिक वाला बहस छिड़ गया है और एक दूसरे का विरोधी हो गया, तो इस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला, आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग ना करे एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करे। दूसरा, छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपस में आपसे इस विषय पर आके चर्चा करे। सी नंबर, छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे, वह विद्यालय छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करे। सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, डी नंबर। देखिए 27 नंबर, 27 नंबर देखिए, सी नंबर, क्या दिक्कत है क्या सी नंबर में। क्वेश्चन कर रहा है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्राओं में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो, इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए। पहला है, वह छात्राओं से पौधे के नाम कंठस्थ, कितना गंदा लाइन है, बच्चे को क्या कहेंगे, नाम याद करने, गलत हो गया। बी है, छात्रों से कहे कि वो विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे, पढ़ा आप रहे, पैसा आपको मिलता है, सरकार आपको तनख्वाह देता है, सब चीज मम्मी पापा से पूछेगा, तो ये भी क्या हो गया, सही नहीं है। सी कह रहा है, छात्राओं को अपने साथ विद्यालय के बगीचा में चलने को कहे तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करा सके। अच्छा, ईवीएस में जाके भ्रमण विधि बता रहा है, इससे अच्छा क्या है, तो सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। छात्रा को क्या कहें, आप स्वयं से जाइए वीडियो देखकर पहचान लीजिए कि पौधे कैसे कैसे होते हैं, ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए इसको देखिए, कक्षा 3 के छात्राओं को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्राओं में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी। क्या हो जाएगा, छात्रों को कहेंगे कि वह संचार के माध्यमों से चित्र एकत्र कर उन्हें वर्गीकृत करें। बी, संचार के माध्यम पर एक वीडियो दिखाएगी। पानी चाहिए। आंसर ए और सी होगा। क्या करना, बच्चा को अन्वेषक बनाना। कैसा बनाना, अन्वेषक, खोज वाला ज्यादा बच्चे के अंदर लाना, खोजबीन वाला। क्या है, पहला, छात्र को कहें कि वह संचार के माध्यम से चित्र एकत्र करें। कितना अच्छा बात है, बच्चा क्या बनेगा,
अन्वेषक बनेगा, बच्चों के अंदर ह्यूरिस्टिक आएगी। ए नंबर क्या है, सही है। बी कह रहा संचार के माध्यम से एक वीडियो दिखाएंगे तो कहाँ बच्चा ह्यूरिस्टिक बनेगा क्या, बच्चा खोजी बनेगा, बच्चा अन्वेषक बनेगा, नहीं बनेगा। अन्वेषक कब बनेगा, जब बच्चा को खुद से करने का अवसर देंगे। बी नंबर कट गया, ये तो कट गया ये वाला आंसर, ठीक है। अब सी देखते, छात्रों को कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं और चर्चा करें, अपना अनुभव साझा कर रहा है, इसमें बच्चा का क्या होगा, थोड़ा बच्चा अन्वेषक बनेगा। डी कह रहा है संचार के माध्यमों का एक पावर पॉइंट दिखा देंगे बच्चों को, इसमें क्या होगा, नहीं, तो डी नंबर भी कट गया। ए और सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। यानी अन्वेषक बच्चा वहां बनेगा जहां बच्चा को आप खुद अवसर दीजिएगा कि वो कुछ खोज करे, वो कुछ एकत्रित करे, वो कुछ अपना खोजे, तभी उसमें क्या आएगा, अन्वेषण आएगा, तभी उस बच्चे के अंदर ह्यूरिस्टिक स्किल्स आएंगे, ठीक है। अगर टीचर आता है डायरेक्ट उसको वीडियो दिखा दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो बच्चा क्या कुछ खोजबीन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो बच्चा क्या होगा, वहां पे ह्यूरिस्टिक नहीं बनेगा, बच्चा खोजी नहीं बनेगा, ठीक है। 29 नंबर देखिए, क्या एक बार पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्राओं से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है, इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है, छात्राओं के अंदर पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, ताकि वो क्या करे, अलग अलग तरह का पक्षी को देखे, कबूतर देखे, कौवा देखे, तो क्या हो उसके बारे में पढ़ने में उसके अंदर क्या आ जाए, रुचि आ जाए। तो सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्राओं को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील का चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी के बाल्टी में डालकर देखे कि वह तैरती है अथवा डूबती है। बच्चों क्या कहती है, आप अलग अलग तरह का बर्तन लेके आइए, स्टील का लेके आइए, प्लास्टिक का लेके आइए, और क्या डालिए, पानी में डाल के देखिए वो डूब जाती है या तैरती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूब गई और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्राओं को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व के प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। ये तो गलत हो गया, याद वाला बात नहीं है ना। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। सी, वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। वे घनत्व को समझाने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, बी नंबर होगा। क्या होगा आंसर, बी नंबर। वे घनत्व की क्या होंगे, वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे कि हाँ भाई चम्मच क्या, प्लास्टिक डूब जाता है और स्टील क्या होता है, सॉरी स्टील डूब जाता है और प्लास्टिक नहीं डूबता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कोई दिक्कत, जाइए इंग्लिश वाले सिर्फ रहिएगा।